हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एक्ट विद फैक्ट्स। जैसा कि आप जानते हो कि हमने अब सीरीज़ शुरू कर दी है अपने यूपीएसआई और यूपी लेखपाल के सारे सब्जेक्ट कराने की। तो उसी लिस्ट में हम जो अब शुरुआत कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं मूल विधि के। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये बहुत टफ लगता है क्योंकि सबका लॉ बैकग्राउंड नहीं होता और सबको बहुत ही कन्फ्यूजिंग लगता है। हमने इससे पहले भी अपनी मूल विधि पे बीएनएस की सारी क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट थे, जो भी नए सेक्शन एडिशन हुए थे, जो भी हमें इंपॉर्टेंट लग रहे थे, हमने सबकी लिस्ट बनाई, PYQs कराए। जो भी सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस आते थे पहले, हमने सबकी एक लिस्ट बना दी है। हमने 2 प्लेलिस्ट हम बना रखी हैं। अगर आप हमारे चैनल के उस पर जाओगे और देखोगे प्लेलिस्ट में, तो आपको यूपीएसआई में मूल विधि की बीएनएस की 2 या फिर 3-4 मिल जाएंगी वीडियोस, जहाँ पे आप देखोगे कि हमने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करें हैं। मैं इस वीडियो में भी करूँगा क्योंकि मैं हर वीडियो में करता हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इन सब्जेक्ट्स पे इतना फोकस करो, इतना ध्यान दो ताकि आपके क्वेश्चंस जो भी आए वो गलत ना हो। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारा मूल विधि में एक बीएनएस और बीएनएसएस और बीएसए जो नए आए हैं, उनमें से कुछ चेंजेस आए हैं। बीएनएस में कुछ चेंज है, बीएनएसएस में भी बहुत चेंज है, और वो चेंजेस आपको बहुत फ़ायदा देंगे क्योंकि अब जो नए एग्जाम है उनमें वो क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं। हमने उसी तरीके से ये सब क्वेश्चन तैयार करे हैं। चाहे आप बीएनएस की हमारी सीरीज़ ले लो, चाहे ये प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे कम से कम 5-6, जिसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप सिर्फ यही कर लोगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें क्वेश्चन फंसेंगे और इसका बेनिफिट आपको आगे चल के मिलेगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसा कंटेंट हमेशा देखने को मिलेगा, और इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले और आपको कुछ नॉलेज गेन हो। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने जैसे बताया कि हम इस प्रैक्टिस सेट को और बढ़ाएंगे, मूल विधि से लेके हर सब्जेक्ट का कराएंगे, जीके जीएस, ताकि आपके जो भी आप प्रैक्टिस करो, आप अगर इतना नहीं पढ़ पाते हो या फिर आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तो आपका रिवीजन भी होगा। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन देख के आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें पेपर में देखने को मिलेंगे क्योंकि इसी तरह से डिज़ाइन है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 मूल विधि में, भारत न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 ने राजद्रोह यानी सेडिशन को समाप्त कर किस नए अपराध को परिभाषित किया है। दोस्तों, मैंने अपनी बीएनएस वाली वीडियो में सारा ये डिस्कस करा था। जो हमारा सेक्शन सेडिशन था, सेक्शन सेडिशन का 124A आईपीसी में, जो कि जब हमारा आईपीसी आया था और ब्रिटिश जब मैकुलर ने इसे डिज़ाइन करा था, इसे ड्राफ्ट करा था, तो सेडिशन इसीलिए लाया गया था ताकि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको रोकने का एक ज़रिया था। आप जब जैसे जानते हो कि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं, तो वो एक पुराना स्टेप लगता था, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने सेडिशन को हटाया। हालांकि एक उसके सिमिलर ऐसा कानून ला दिया है, बट उनके नाम से उसको हटा दिया है। और जो नया एडिशन हुआ है वो हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं, सरकार की मनमानी A, B देश के खिलाफ युद्ध, या फिर 3 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना, या ऑप्शन D राजनीतिक विरोध। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको इसका आंसर पहले से पता होगा। इसका ऑप्शन C है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना। दोस्तों, ये नया एडिशन हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे क्योंकि नए एडिशन हैं, ये पहले नहीं थे। ये सेक्शन जो है 152 बीएनएस के अंदर दिया गया है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के अनुसार एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर क्या दंड है। ऑप्शन ए 500 रुपये का जुर्माना, ऑप्शन बी 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की कैद, या ऑप्शन सी केवल चेतावनी, या ऑप्शन डी लाइसेंस रद्द होना। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो बी है, 10,000 रुपये का जुर्माना और या 6 महीने की कैद। क्योंकि दोस्तों, ये संशोधन हुआ है, उसमें इसकी जो पनिशमेंट है वो बढ़ा दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसमें हमने कोशिश करी कि जो सारे एक्ट के जो भी निचोड़ है, जो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम इस प्रैक्टिस सेट में लाते रहें। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले सीरीज़ में मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा आप लोग, और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ताकि हमारी मेहनत में हमें कुछ मोटिवेशन मिले आपसे भी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सूचना का अधिकार यानी कि RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे कहते हैं, अधिनियम 2005 के तहत यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे कितने समय में प्रदान किया जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं, PYQs में भी आए हुए हैं। ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 24 घंटे, या फिर ऑप्शन सी 48 घंटे, या फिर ऑप्शन डी 7 दिन।
तो दोस्तों मैं आपको 10 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग सोच लीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग इसका सही उत्तर जरूर बताओगे, क्योंकि आप इसको एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपको सही उत्तर अपने आप मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर है वो है 48 घंटे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार PYQs में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पॉक्सो एक्ट से डील करता है। अधिनियम की सबसे खास बात क्या है? यह केवल लड़कियों के लिए है, ऑप्शन बी, या केवल एक लैंगिक यानी जेंडर न्यूट्रल कानून है, ऑप्शन सी, या केवल 10 साल की उम्र के बच्चों के लिए है, या ऑप्शन डी, इसमें जमानत बहुत आसानी से मिल जाती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग क्या कभी कभार ये गलती कर देते हैं कि हम लोग ऐसे जो सेक्सुअल ऑफेंसेस पे एक्ट हैं या फिर सेक्शन है उनको हम एक जेंडर न्यूट्रल नहीं मानते। हम मानते हैं कि वो सिर्फ लड़कियों के लिए है, बट ऐसा नहीं है। जो हमारा पॉस्को एक्ट है ये जेंडर न्यूट्रल है, यानी इसमें जो गलत काम है वो सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी करेंगे तब भी ये सेक्शन लग जाता है या एक्ट लग जाता है। इसकी जो धाराएं हैं वो बहुत ही हार्श हैं और बहुत ही कठिन है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि जो ये अपराध हैं, ये शारीरिक और ये जो अपराध हैं ये सिर्फ बच्चों के साथ ना हो। तो ये अगर लड़के के साथ भी हो रहा है, कोई दुष्कर्म कर रहा है, तो उस पर भी ये लगेगा, सिर्फ लड़कियों पे नहीं। इसी को जेंडर न्यूट्रल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, साइबर अपराध के संदर्भ में हैकिंग का अर्थ क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर चोरी करना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बिना अनुमति के किसी कंप्यूटर सिस्टम के नेटवर्क में प्रवेश करना, या फिर ऑप्शन सी, इंटरनेट पर गेम खेलना, या फिर ऑप्शन डी, ऑनलाइन शॉपिंग करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बिना अनुमति किसी कंप्यूटर या सिस्टम में प्रवेश करना। इसी को हैकिंग कहते हैं और ये IT एक्ट में भी डिफाइन करा गया है, हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या फिर NHRC से कहते हैं कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर, या ऑप्शन डी, गृह मंत्री। तो इसका जो उत्तर होगा वो सही वो होगा हमारा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर। दोस्तों इसमें नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसके लिए समिति में जिसमें हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आदि होते हैं वो सिफारिश करते हैं। तो ये है इसका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ और PYQ की सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू संबंध में कौन शामिल हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है एग्जाम्स में आने में, क्योंकि जो डिफिनीशन है घरेलू संबंध वो बहुत ज़्यादा वाइड है, इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए देखिए, केवल पति या पत्नी, ऑप्शन बी, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े, ऑप्शन सी, संयुक्त परिवार के सदस्य, माँ बहन आदि, या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप सभी इसका आंसर सही दोगे मुझे पता है, क्योंकि आपने सबने पढ़ रखा है। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी सही रहेगा, क्योंकि जो हमारा ये घरेलू हिंसा यानी जिसे हम DV एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहते हैं, वो बहुत ही वाइड एक्ट है और उसकी डिफिनीशन में जो डोमेस्टिक रिलेशन डिस्क्राइब करा गया है उसमें डिफिनीशन उसकी बहुत वाइड है। वो लिव इन रिलेशन को भी कवर करता है, वो पति पत्नी को भी कवर करता है, वो पूरे परिवार को कवर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, आपको ध्यान रखना है इस एक्ट के बारे में। ये क्वेश्चन इस एक्ट में हमेशा आता है। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, ग्रीन लॉ, ऑप्शन बी, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ऑप्शन सी, वन कानून, या फिर ऑप्शन डी, प्रदूषण एक एक्ट। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मैंने बहुत बार एग्जाम्स में देखा है। पर्यावरण संरक्षण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसकी बात करो तो इसका सही उत्तर होगा अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। अब इसका मीनिंग क्या होता है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन का? दोस्तों अम्ब्रेला लेजिस्लेशन मानी ये वो होता है कि ताकि हम, जैसे गवर्नमेंट ने ये एक्ट बना दिया है, अब इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट एनवायरनमेंट को कवर करने के लिए विभिन्न प्रकार के एक्ट या कानून बना सकती है, तो उसे हम कहते हैं अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। आपने अनुच्छेद 21 सुना होगा। अनुच्छेद 21 जो है या फिर आर्टिकल 21 वो एक अम्ब्रेला आर्टिकल है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो उससे वो उसमें डिफाइन है राइट टू लाइफ, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट करा, यानी कि हमारे उच्च न्यायालय ने इसको इंटरप्रेट करा,
तो उसे राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइवेसी और ऐसे ना जाने कितने सारे राइट हमें मिल चुके हैं। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्लीप, राइट टू वर्क, और अलग अलग आपको देखोगे तो आपको राइट टू लिव इन अ पीसफुल मैनर, इतने सारे राइट हमको सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो हम उसे भी एक अम्ब्रेला आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि उससे विभिन्न प्रकार के हमको राइट मिले हुए हैं। तो इसकी ये मतलब होता है। और इसी तरीके से जो हमारा ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इससे हमको विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो एक्ट हैं नेचर के लिए वो मिले हैं, और इसमें पावर दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इस प्रकार से एक्ट बना सकती है। तभी आप देखो ना कितने एयर एक्ट, वाटर एक्ट, ना जाने कितने सारे एक्ट बना रखे हैं, वो इसी के अंदर आते हैं। फॉरेस्ट एक्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है, समान नागरिक संहिता या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों ये विभिन्न एग्जाम्स में आजकल आने लगा है, क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट पुश कर रही है इसको, और ये प्रक्रिया में है ताकि ये लागू हो पाए। तो ये मैंने देखा है विभिन्न एग्जाम्स में, चाहे जिस एग्जाम्स में ऐसे आता हो, चाहे जैसे हमें इंटरव्यू होता हो, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। आपको भूलना नहीं है इसका आंसर। देखते हैं इसकी, आप सभी को आ जाएगा इसका आंसर जब पढ़ोगे ऑप्शंस में। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 है, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। जिसका सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 44। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर बार एग्जाम्स में आता है, एक ना दो एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण से पहले क्या अनिवार्य है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमें जो भी सारे एक्ट आपके में आते हैं उनमें से बिल्कुल क्रक्स जो होता है, बिल्कुल निचोड़ होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ उसी की हम टेस्ट सीरीज बना रहे हैं ताकि आपका बिल्कुल टाइम ना खराब हो। प्रैक्टिस सेट जो है आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले और आपको देखने को मिलेगा कि इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए यही जो क्वेश्चन आ गया पूरे एक्ट में, बहुत ही कम ऐसे सेक्शन हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक ये है। ऑप्शन ए सामाजिक प्रभाव आकलन, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ऑप्शन बी केवल कलेक्ट्रेट की अनुमति, ऑप्शन सी तुरंत मुआवजा भुगतान, या फिर ऑप्शन डी न्यायालय की अनुमति। तो इसका सही उत्तर आप पढ़ के जान जाओगे कि इसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एक चीज़ होती है। यानी जब भी आप भूमि अधिग्रहण या फिर पुनर्वास की चीज़ें चाहोगे तो आपको ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूर कराना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि इसका मतलब क्या होता है? सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब यह होता है, इससे यह पता लगता है ये कि अधिग्रहण से कितने लोग और परिवार प्रभावित होंगे, इसीलिए इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ होती है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कितने लोग, कितने परिवार इस अधिग्रहण, इस पुनर्वास से प्रभावित होंगे। तो ये किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनहित याचिका, जिसे हम PIL कहते हैं, दायर करने के लिए याचिकाकर्ता का क्या होना जरूरी नहीं है? ऑप्शन ए भारत का नागरिक, ऑप्शन बी पीड़ित व्यक्ति यानी कि अग्रीव्ड पर्सन, ऑप्शन सी सामाजिक हित की भावना रखने वाला, या ऑप्शन डी वयस्क। दोस्तों इसका आंसर आप जरूर आसानी से दे लोगे क्योंकि बहुत ही ईजी है। अगर आप एक PIL फाइल करते हो तो आपको इसमें क्या होना ज़रूरी नहीं है। तो जिसका ऑप्शन बी है पीड़ित व्यक्ति यानी कि अग्रीव्ड पर्सन, वो होना ज़रूरी नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर आप सिविल लॉ की बात करो तो उसमें सिर्फ वही लोग एक सूट या फिर एक केस फाइल कर सकते हैं जो पीड़ित होते हैं। लेकिन PIL में क्या होता है? PIL क्या होता है? अगर आप किसी चीज़ से प्रभावित हो तो आप PIL फाइल करोगे अपने हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में, या फिर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि उससे सिर्फ आप प्रभावित नहीं हो रहे हो, पूरा का पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। तो ये अंतर होता है। तो PIL फाइल करने के लिए आप जरूरी नहीं है कि आप उससे पीड़ित ही हो। अगर मेरे घर के बाहर एक मैदान है जहाँ पे एक कंपनी का पूरा कूड़ा फेंका जा रहा है, मेडिकल वेस्ट फेंका जा रहा है, जिससे विभिन्न तरह की बीमारी फैल सकती है, मैं जाता हूँ SDM के पास, DM के पास, वो मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन मेरे पास एक अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दे रखा है कि मैं 226 में एक रिट डाल सकता हूँ, और रिट डालूंगा जाके हाई कोर्ट में 226 में। तो ये होता है, मैं उससे पीड़ित अभी नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे समाज पीड़ित हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा PIL का महत्व क्या होता है हमारे समाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में कौन शामिल है? ऑप्शन ए केवल सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन बी बैंक कर्मचारी, या ऑप्शन सी सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी,
या फिर उपरोक्त सभी। इसका उत्तर बहुत आसान है, मुझे पता है आप सब बता लोगे। इसका जो उत्तर सही है वो है उत्तर डी, उपरोक्त सभी इसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के राजस्व वर्ष यानी कि फसली वर्ष कब से शुरू होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी के एग्जाम्स में ये बहुत बार देखा गया है कि ये चीज़ें आ जाती हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए में दे रखा है 1 जनवरी से, ऑप्शन बी 1 अप्रैल से, ऑप्शन सी 1 जुलाई से, ऑप्शन डी 1 अक्टूबर से। तो आप आंसर जान गए हो कि नहीं? मैं बताने जा रहा हूँ इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है वो 1 जुलाई से। तो हमारा जो फसली वर्ष है वो 1 जुलाई से शुरू होकर अगले वर्ष 30 जून तक चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और यूपी में ऐसे क्वेश्चंस हमेशा हमेशा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST अधिनियम के मामलों की सुनवाई के लिए किस प्रकार की अदालतों की व्यवस्था है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SC ST एक्ट के भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। ऑप्शन ए ग्राम न्यायालय, ऑप्शन बी विशेष न्यायालय, ऑप्शन सी पारिवारिक न्यायालय या ऑप्शन डी लोक अदालत। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए इसका ऑप्शन बी विशेष न्यायालय यानी कि स्पेशल कोर्ट में इसका ट्रायल चलता है या फिर इसका जो केस होता है वो चलता है। अब मैं बता दूं स्पेशल कोर्ट क्या होते हैं। दोस्तों स्पेशल कोर्ट वो कोर्ट होते हैं जो किसी एक मामले के लिए अलग से हाई कोर्ट बनाता है। दोस्तों अगर आपने देखा होगा कभी जैसे होता है हमारा MP MLA कोर्ट, आपने सुना होगा, जिसमें सिर्फ MP और MLA के केस चलते हैं। आपने सुना होगा कि पॉस्को कोर्ट जो होते हैं वो अलग होते हैं, जहाँ पे सिर्फ उन केस चलते हैं जहाँ पे वो बच्चे प्रताड़ित होते हैं। आपने सुना होगा कि अलग अलग जैसे गैंगस्टर कोर्ट होता है, तो ये सब अलग अलग कोर्ट बनाए जाते हैं ताकि वो जज सिर्फ उसी कोर्ट जो होता है पूरा उसी केसेस को देखते रहे। जैसे फैमिली कोर्ट होता है जहाँ पे हमारे 125 मेंटेनेंस एक्ट के केस चलते हैं और ये सब, तो वो अलग कोर्ट होते हैं, इसीलिए उन्हें स्पेशल कोर्ट कहते हैं, उनके पास स्पेशल पावर होती है। और ग्राम न्यायालय आपको पता है जो न्यायालय ग्राम न्यायालय एक्ट के अंदर बने होते हैं। पारिवारिक न्यायालय तो हो गए, लोक अदालत जो आपको पता है जो हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केस डिस्पोजल हो सकें, जो केस डिस्पोजल होने लायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आयकर अधिनियम के तहत पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड बनवाने किसके लिए अनिवार्य है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IT एक्ट का। केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, केवल व्यापारियों के लिए, ऑप्शन सी प्रत्येक करदाता और विनिश्चित वित्तीय लेन देन करने वाले के लिए, या फिर ऑप्शन डी 18 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिकों के लिए। दोस्तों मैंने देखा ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं क्योंकि सबको लगता है कि 18 वर्ष के ऊपर वाला ऑप्शन सही होगा, बट नहीं, ऑप्शन सी प्रत्येक करदाता और विनिर्दिष्ट वित्तीय लेन देन करने वालों के लिए ये मैंडेटरी होता है। अगर आप इसकी IT एक्ट में देखोगे तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16, NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या रासुका का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीमा पर युद्ध लड़ना, किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना ताकि वह सुरक्षा खतरा ना बने, या फिर ऑप्शन सी पुलिस भर्ती करना, या फिर ऑप्शन डी साइबर सुरक्षा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही आसान भी, आप सब जान जाओगे इसका आंसर क्या है। किसी व्यक्ति को रोकना, निर्वाक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना। अब दोस्तों वैसे ये क्वेश्चन में इतने एक्ट से क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि अब UAP जो आ गया है वो हमारा ज़्यादा चलता है। क्वेश्चन नंबर 17, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध किस प्रकार लागू है? ऑप्शन ए केवल बाघ के शिकार पर रोक है, ऑप्शन बी सभी जंगली जानवरों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है, या फिर ऑप्शन सी केवल राष्ट्रीय उद्यान पर रोक है, या फिर ऑप्शन डी शिकार पर कोई रोक नहीं है। ये भी आप सब जान गए होंगे कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सभी जंगली जानवरों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है। क्योंकि इसमें अनुसूची दे रखी है, उसमें शामिल किसी भी वन्य जीवन का शिकार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है जब तक कि वह मानव जीवन के लिए खतरा न बन जाए और अनुमति ना मिले। जैसे ऐसे पता होगा कि आप कभी कभार बाघ जो होता है वो मैन ईटर कहलाता है, तो उसको भी ऐसे नहीं मार सकते, आपको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। नेशनल लेवल बॉडी होती है, उसमें जाके परमिशन लोगे, वो परमिशन ग्रांट करेगा, वो एक कमेटी बनाएगा, ऑब्जर्वेशन होगा उस बाघ का कि उसने कितने अभी तक खून मारे हैं और वो क्यों मार रहा है, क्या वो घायल तो नहीं है। ये सब पूरा प्रोसेस होता है, तब जाके एक बाघ को मैन ईटर को मार सकते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये। क्वेश्चन नंबर 18, भारत संविधान के अनुच्छेद 21 किस अधिकार की गारंटी देता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर, ये आता भी है क्वेश्चन। ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार,
ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, या फिर ऑप्शन सी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी कि राइट टू लाइफ, या फिर ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, सबको ही पता है। साइबर स्टॉकिंग का क्या अर्थ है? ऑनलाइन खरीदी करना, ऑप्शन बी इंटरनेट का उपयोग करके किसी महिला का बार बार पीछा करना या संपर्क करना, या फिर ऑप्शन सी इंटरनेट बंद हो जाना, या फिर ऑप्शन डी। तो सबको पता है इसका आंसर इंटरनेट का उपयोग करके किसी महिला का बार बार पीछा करना। और या फिर दोस्तों जो IT एक्ट है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें इसके ऊपर एक पर्टिकुलर धारा दे रखी है जिसके अंदर ये पनिशेबल है। और IT एक्ट में ऐसी कई धाराएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना है उन्हें। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जब BNS की आपको वो 2-3 लेक्चर कराए थे और उसमें से PYQs कराए थे, उसमें आपने देखा था कि डाउरी डेथ में कितने क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो है अब जैसे आपको पता है कि ये BNS में इसका सेक्शन भी चेंज हो गया है, पहले 304 भी था, तो इस सेक्शन को आपको BNS में मार्क करके रखना है क्योंकि ये आ सकता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। दहेज मृत्यु के मामले में सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? दोस्तों मैं बता दूं आपको कि बर्डन ऑफ प्रूफ अगर आप नहीं जानते हो तो दोस्तों, अगर किसी भी महिला की व्यक्ति, डाउरी डेथ क्या होती है पहले तो, कि किसी भी महिला की व्यक्ति उसकी शादी से 7 साल के अंदर हो जाती है और वो एक अननेचुरल डेथ होती है, तो उसे डाउरी डेथ कहते हैं। और दोस्तों बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये हुआ कि किसे सिद्ध करना होगा कि डाउरी डेथ हुई है, या फिर किसे सिद्ध करना होगा, पुलिस पर, लड़की वालों पर, या फिर अभियुक्त पर, या फिर डी न्यायालय पर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका आंसर पता होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसे केसेस होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा ही आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, अभियुक्त पति ससुरालों पर। इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अभियुक्त पर डाल रखा है कि इसमें सिर्फ पुलिस को नहीं साबित करना कि डाउरी डेथ हुई थी, इस पर अभियुक्त पे पहले से ही हो गया है। अब अभियुक्त को ये साबित करना है कि उसने नहीं करा है, इसलिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि इसका जो डाउरी डेथ है 80 BNS में दे रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि हमें इसमें अभियुक्त यानी कि पति और सालों वालों पर जिस पे केस होता है उसे ही साबित करना है कि उसने घटना नहीं करी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, खसरा और खतौनी किस प्रकार के दस्तावेज हैं? आप सबने सुना होगा खसरा खतौनी क्या होते हैं। ऑप्शन ए पुलिस रिकॉर्ड, ऑप्शन बी लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, या ऑप्शन सी बैंक रिकॉर्ड, या फिर ऑप्शन डी चिकित्सा। बहुत इजी है, ये लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड होते हैं जो कि मेंटेन करे जाते हैं। किसी भी लैंड की रजिस्ट्री जब होती है, किसके नाम पे लैंड है, इससे पहले किसको ट्रांसफ़र हुई, तो ये सब जो लेखा जोखा होता है वो पूरा तहसील में होता है और इसे खसरा खतौनी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ यानी कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामला किस अधिकार को व्यापक बनाने के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये जो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको पूरा बताता हूँ इसका क्या है। विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी वोट देने का अधिकार, या ऑप्शन डी हड़ताल करने का अधिकार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, विदेश जाने का अधिकार। दोस्तों इसमें हुआ क्या था कि इसमें जो मेनका गांधी जी थी उनका पासपोर्ट जमा कर लिया गया था ताकि वो विदेश ना जा पाएँ। तब उन्होंने वो केस फाइल करा, मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये तो राइट टू लाइफ है और ये आर्टिकल 21 के अंदर वो दिया गया है, आप किसी को ऐसे नहीं जमा कर सकते किसी का पासपोर्ट, ये राइट टू लाइफ का पार्ट है। इसलिए मैंने आपको बताया ना ऊपर कि राइट टू लाइफ जो आर्टिकल अनुच्छेद 21 है हमारा, आर्टिकल 21, ये अम्ब्रेला आर्टिकल है। इससे विभिन्न प्रकार के जो आपके राइट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो निकले हैं। तो इसका इसे कहते हैं अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। क्वेश्चन नंबर 23, आयकर अधिनियम के तहत TDS का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ऑप्शन बी टैक्स डिपॉजिट स्कीम, ऑप्शन सी टाइम डिपॉजिट सर्विस, या ऑप्शन डी टोटल डायरेक्ट स्कीम। बहुत ईजी है, ऑप्शन ए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि टैक्स डिडक्शन सोर्स क्या होता है, जिनको भी नहीं पता है। तो ये क्या होता है, जब आय का भुगतान करने वाला व्यक्ति भुगतान करते समय ही टैक्स काट लेता है तो उसे TDS कहते हैं। ये होता है TDS। क्वेश्चन 24, मोटर वाहन चलाते समय
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों अनिवार्य है? ये एमवी एक्ट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस सेक्शन में दे रखा है, यानी कानून में कहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस जो आपका सेक्शन 146 है, सॉरी, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, उसमें ये दे रखा है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। खुद की गाड़ी की मरम्मत के लिए, दुर्घटना में किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए, या फिर ऑप्शन सी पुलिस से बचने के लिए, या ऑप्शन डी टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन बी, आप देखते हो ना कि जब भी कोई ट्रैफिक पुलिस हमारा गाड़ी चेक करती है तो इंश्योरेंस मांगती है, क्योंकि इंश्योरेंस होना एमवी एक्ट ने बता रखा है 146 के अंदर कि आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। बट वो अनिवार्य क्यों है? क्योंकि दुर्घटना में किसी अन्य व्यक्ति या किसी उसकी संपत्ति को नुकसान हो की भरपाई के लिए। दोस्तों मानिए कि किसी गाड़ी का किसी से एक्सीडेंट हो गया, अब वो व्यक्ति उसके पास नहीं जाएगा, अब वो उसके इंश्योरेंस को क्लेम करेगा कि आप मुझे पैसा दो। इसीलिए कहते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है और सरकार ने इसीलिए इसको मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर रखा है। इम्पॉर्टेंट है, एमवी एक्ट का 146 सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये भी एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट्टास्वामी का नाम सुना होगा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था 2017 में, जिसे आधार कार्ड केस भी कहते हैं। पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी मौलिक अधिकार घोषित किया? आधार कार्ड, निजता का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी 3 तलाक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राइट टू प्राइवेसी, निजता अधिकार। दोस्तों इसमें आधार कार्ड पे केस हुआ था कि जब सरकार ने मैंडेटरी कर दिया था आधार कार्ड, तब पुट्टास्वामी का केस सामने आया जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम सब, हर व्यक्ति का, भारत में जो भी सिटीजन है उसका राइट टू प्राइवेसी है। आप किसी का आधार कार्ड ऐसे नहीं मांग सकते, उसको रिटेल पब्लिक नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको जो राइट टू प्राइवेसी है, ये भी आर्टिकल 21 से आया, मैं आपको बता दूँ, इसीलिए उसे अम्ब्रेला आर्टिकल कहते हैं। अम्ब्रेला रजिस्ट्रेशन यही होता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS में हिकायत यानी कम्युनिटी सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, ये नया एडिशन हुआ है और ये पक्का एग्जाम्स में आएगा। तो पहली बार दंड के रूप में शामिल किया गया है, बिल्कुल सही। यह किस प्रकार के अपराधों के लिए है? जघन्य अपराध, हत्या, बलात्कार, छोटे और कम गंभीर अपराध, ऑप्शन सी आतंकवाद, या ऑप्शन डी आर्थिक अपराध। तो दोस्तों ये एक नई टाइप की पनिशमेंट है। पहले दोस्तों क्या थी पनिशमेंट, हमारी जो IPC में डिफाइन थी उसमें लिमिटेड टाइप ऑफ पनिशमेंट थी, लेकिन BNS जब आया तो एक नई पनिशमेंट ऐड कर दी, कम्युनिटी सर्विस। यानी कि आप कहीं भी जाके जो भी मजिस्ट्रेट, आप ये पावर सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास है। पहले मैं आपको बताता हूँ, कम्युनिटी सर्विस 2 सेक्शंस में दे रखा है, एक थेफ्ट में और एक स्नैचिंग में। तो थेफ्ट, ये जो दोनों ही अपराध हैं ये छोटे श्रेणी के अपराध हैं, ये बहुत हीनियस क्राइम नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा छोटे या गंभीर अपराध और कम गंभीर अपराध। यानी कि जैसे थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, स्नैचिंग हो गया, तो उसमें दे रखा है। और इसमें कम्युनिटी सर्विस डिफाइन नहीं है कि क्या करना पड़ेगा, वो एक जज की या फिर मजिस्ट्रेट की पावर है कि उसने कह दिया कि जाके चौराहे पे आपको ड्यूटी करनी है, आपको ट्रैफिक संभालना है, आपको उस NGO में जाके काम करना है। तो ये होता है कम्युनिटी सर्विस, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, स्त्री अस्पृश्य रूपण प्रतिषेध अधिनियम यानी फिर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट क्या रोकता है? ये इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ये एक्ट क्यों बनाया गया, क्या सोच रही होगी सरकार की इस एक्ट को बनाने के लिए। ऑप्शन देखते हैं। महिलाओं को राजनीति में प्रवेश, विज्ञापनों, प्रकाशनों आदि में महिलाओं का शरीर का अश्लील प्रदर्शन, या फिर ऑप्शन सी महिलाओं को नौकरी देना। तो सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी है, महिलाओं की जो मर्यादा है, जो उनकी गरिमा है, उसको बचाए रखना सरकार का उद्देश्य यही था। तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कभी क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। यह कानून महिलाओं की छवि को अपमानजनक तरीके से प्रस्तुत करने पर रोक लगाता है, ये उसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर हम अगली सीरीज लेके आएंगे तो आपको और भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता किस अधिनियम द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी कॉपीराइट एक्ट, या फिर ऑप्शन डी अनुबंध अधिनियम। तो जो इसका IT एक्ट है हमारा, उसमें दे रखा है डिजिटल सिग्नेचर। अगर आप इसका सेक्शन 9, 10, 11 देखोगे तो आप पूरा समझ सकते हो कि जो हमारा पेन से सिग्नेचर है उसी के मूल्य डिजिटल सिग्नेचर बना दिया है।
क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किसानों से ज़मीन छीनना, ऑप्शन बी किसानों के बिखरे हुए खेतों का एक जगह इकट्ठा करना, या फिर ऑप्शन सी नया टैक्स लगाना, या ऑप्शन डी सिंचाई की व्यवस्था करना। तो जिसका ऑप्शन बी है, किसानों के बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा करना, चकबंदी से कृषि की उत्पादकता बढ़ती है क्योंकि किसानों को अलग अलग जगहों पर खेती नहीं करनी पड़ती, ये इसका उद्देश्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है हमारी ये प्रैक्टिस सेट 1 का, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर संविधान की किस सूची का विषय है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसमें 3 तरीके की लिस्टें रखी हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन हमारे केंद्र सरकार के पास, स्टेट लिस्ट हमारी राज्य सरकारों के पास होती है, और कॉन्करेंट लिस्ट जो दोनों में से कोई भी इसमें काउंट कर सकता है। तो दोस्तों जो पुलिस है और पब्लिक ऑर्डर यानी कि प्रशासन और पुलिस, वो किसके पास होती है? आपको सबको पता होगा, राज्य के पास होती है। जैसे रेलवेज हो गई, वो हमारे यूनियन लिस्ट के पास होती है। तो ऐसे सब डिवाइडेड है। ये लिस्ट 3 तरीके की लिस्ट होती है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन हो सकता है इस पर भी। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 1 था। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने दोस्तों बहुत मेहनत करी है इस वीडियो बनाने के लिए, और हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें ताकि आपका टाइम भी बहुत कम लगे और आपको अच्छे से क्वेश्चन मिल जाएँ। आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे और वीडियोस आपको देखने को मिले। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।